हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? रेशो कर लिया, रेशो के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी डिफरेंट टाइप था, जब वो लेके आएगा गुडविल, जब नहीं लेके आएगा, विड्रॉ करेगा, हिडन गुडविल एंड एक्सेट्रा। अब हमारा जो अगला टॉपिक बनता है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो इसको, अगर इस वर्ड को मैं तोड़ दूं तो री का मतलब जो होता है वो होता है अगेन, या कह सकते हो दोबारा, और वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को रिकैलकुलेट करना, कैलकुलेशन होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है सिंपल कैलकुलेशन। तो हमें ना दोबारा कैलकुलेशन करना है। किस चीज का दोबारा कैलकुलेशन किया जाएगा? तो रूल कहता है कि भैया आप एक ही चीज की दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो जितने भी बैलेंस शीट के आइटम है, बैलेंस शीट के सारे, यानी फिर मैं अगर बोलूं तो या तो आप करोगे किसी ना किसी एसेट्स की कैलकुलेशन, या फिर आप किसकी कैलकुलेशन करोगे? लायबिलिटी का। कैलकुलेशन का मतलब आज की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा, एक पार्टनर X है, एक पार्टनर Y है, एक पार्टनर Z है, तो जब Z एंट्री लेगा फर्म में तो Z पार्टनर जो है अपने कंडीशन के साथ ये भी बोलता है कि आप सारे एसेट्स और लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू बताइए, हम उसके हिसाब से कैपिटल लाएंगे। मान लिया जाए कि मैंने एक अपना बैलेंस शीट बनाया हुआ है, और इस बैलेंस शीट में मैंने मशीनरी रखा हुआ है और 10 लाख का रखा हुआ है। अब लेकिन मशीनरी पे 10 लाख रुपए आपको डेप्रिसिएशन लगने के बाद है 10 लाख, लेकिन एक्चुअल में इस मशीनरी की वैल्यू 2 लाख है, क्योंकि मशीनरी पे 10% डेप लगाना, तो 10% डेप लगाना, हम 15% डेप लगाना, ये तो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। मान लेते हैं कि मैंने एक मोबाइल फोन लिया, उस पे 10% का डेप लगा दिया, तो 50,000 का फोन था, 10% कितना हो जाएगा? 5,000, तो बचा 45। क्या वो अगले साल 45,000 का बिक जाएगा मेरा मोबाइल फोन? नहीं बिकेगा। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी जो रियल वैल्यू है कुछ और ही बोलता है वो। शायद अगले साल उसकी वैल्यू 12-13 हजार रुपए ही मिलेगी मुझे, ज्यादा से ज्यादा 20 मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं देगा कोई भी। तो अब यहाँ पे मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो ये वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, यानी मार्केट वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना? तो हमें ये पार्टनर बोलेगा भैया हम कैपिटल लेके आएंगे आपके फर्म के नेट वर्थ के हिसाब से। नेट वर्थ मतलब जितने फर्म का वैल्यूएशन है उसी के हिसाब से कैपिटल लाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे 1 करोड़ रुपए लिया हो तो 1 करोड़ ले आएंगे। हम भी तो ये देखेंगे ना कि तुम्हारी फर्म कितनी एक्चुअल में बड़ी है, और फर्म कितनी बड़ी और छोटी पता चलेगी उसके एसेट्स और लायबिलिटी से। अगर फर्म के पास खूब सारा एसेट्स है तो ऑब्वियस बात है फर्म बहुत बड़ी कंपनी होगी। तो ये डिमांड करता है कि ये एसेट्स जो है आज की डेट पे 2 लाख है ना, तो आप इसको ना अब नई बैलेंस शीट बनाइए और ये 10 लाख दिखाना बंद करिए। अब जब मैं आ जाऊंगा ना, तो आज के बाद जब मैं आ जाऊंगा तो इस मशीनरी को आप पता है कितना दिखाइएगा? मशीनरी दिखाइएगा 2 लाख। तो मशीनरी की मैंने वैल्यूएशन दोबारा निकाली, तो दोबारा किसी अमाउंट को कैलकुलेट करना, किसी चीज को कैलकुलेट करने को क्या बोला गया? रीवैल्यूएशन। अब रीवैल्यूएशन किसकी कर सकते हैं? या तो हम किसी एसेट्स की, या फिर अभी मैंने एक एग्जांपल जो लिया उसका क्या किया? एसेट्स का। अब इस रीवैल्यूएशन को जब हम करते हैं ना, तो यहां पे हमें, यानी जो पुराना एग्जिस्टिंग था, इन दोनों को कुछ फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल में तो इन दोनों का नुकसान हो गया, क्योंकि जिस एसेट्स को ये लेके चल रहे थे 10 लाख का, वो एसेट्स कितने का हो गया? 2 लाख। तो कितने का नुकसान हो गया? यानी जब कभी भी आप किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करोगे तो नुकसान या फिर फायदा जरूर होगा। अगर उस पर नुकसान फायदा नहीं है तो वो एसेट्स रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं मतलब। सेम अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं यहां लिखता हूं फॉर एग्जांपल बिल्डिंग।
बिल्डिंग लिखा मैंने 6 लाख, लेकिन बिल्डिंग एक या लैंड या बिल्डिंग एक ऐसा एसेट्स है जो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस पार्टनर ने बोला भैया इस बिल्डिंग को मैंने पता किया ये 6 लाख का नहीं है, ये 15 लाख का है। तो अब जब नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे जेड के आने के बाद, तो मैं बिल्डिंग भी लिखूंगा, लेकिन बिल्डिंग अब 6 लाख नहीं लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा, इस वाली एंट्री से पुराने पार्टनर को क्या हो गया, पहले वो ले रहा था 6 अब 15, तो 9 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो बात? ऐसे ही मैंने कहा भैया मेरा क्रेडिटर था मान लेते हैं 2 लाख का, लेकिन जब जेड ने पता किया कि भैया क्रेडिटर है उसमें से 1 लाख रुपए का क्रेडिटर तो मर चुका है, जिंदा ही नहीं है वो। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम सामान खरीदते हैं। जिस दुकानदार से सामान खरीदा था वो दुकानदार ही मर गया, उसके परिवार में कोई है ही नहीं जिसको मैं पैसे दूं। तो क्या मैं 1 लाख रुपए अब किसी को दूंगा क्या? तो मैंने कहा कि भैया ये जो आपने 2 लाख दे रखा है तो 2 लाख गलत है, क्योंकि आपकी एक्चुअल लायबिलिटी 2 लाख नहीं है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख। तो नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना दिखा दो, तब यहां पे बिजनेस को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का। तो लायबिलिटी था ये, उस लायबिलिटी का मैंने क्या किया, दोबारा से रिवैल्यूएशन या दोबारा से कैलकुलेशन, जो मर्जी कह सकते हो। सेम ऐसे मैंने बोला भैया बैंक का लोन था, लोन मैंने 5 लाख दिखा रखा है, अब मैं बैंक का किस्त भर नहीं रहा था, बैंक वालों ने ब्याज पेनल्टी, ब्याज पेनल्टी, पेनल्टी समझते हो, जब हम लोन लेते हैं और उस लोन का जब हम समय पे पेमेंट नहीं करते तो बैंक वाले फाइन लगा देते हैं। तो उस फाइन को लगा लगा के बैंक वालों ने तो इसको 7 लाख का कर रखा है। कितने का कर दिया, 7 लाख रुपए का। तो इसने बोला भैया जो तुम 5 लाख रुपए लोन दिखा रही हो गलत है, तुम मुझे देना कितना है बैंक को, 7 लाख। तो नाउ अब मुझे यहाँ पे लोन जो अमाउंट है वो कितना दिखाना होगा, 7 लाख। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैंने एक छोटे छोटे से एग्जांपल लिए, एक एसेट्स का और एक लायबिलिटी का। तो हम इसी का रिवैल्यूएशन करेंगे, कैपिटल का वैल्यूएशन नहीं होगा। लायबिलिटी का मतलब है यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, शेयर कैपिटल को और रिजर्व को छोड़कर जितनी भी लायबिलिटी बचती है सभी के सभी कौन सी लायबिलिटी मानी जाती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो उनका हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन। तो टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन। किसका रिवैल्यूएशन करोगे, या आप करोगे एसेट्स का या करोगे आप लायबिलिटी का। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूएशन करता हूं किसी भी एसेट्स का, किसी भी एसेट्स का वैल्यूएशन करता हूं, तो यहां 2 बातें हो रही हैं एसेट्स के वैल्यूएशन में। इस एसेट्स का वैल्यूएशन अगर मैं कर रहा हूं तो 2 बातें हो रही हैं। क्या क्या 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, या तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, या तो हमें हो रहा है प्रॉफिट, या फिर हो रहा है लॉस। समझ रहे हो? प्रॉफिट कैसे होगा, एसेट्स के वैल्यूएशन पे, जब एसेट्स की वैल्यू पुरानी वैल्यू जितनी थी और नई वैल्यू उससे क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, इंक्रीज हो गया। पहले 4 लाख था अब कितनी आ गई, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख का पहले एसेट्स था, अब मैं बोल रहा हूं वो एसेट्स तो भाई मेरा 5 लाख का हो गया, तो कितने का फायदा हो गया, 1 लाख का। तो यानी यहां पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कब पॉसिबल है, अगर प्रॉफिट की बात करें तभी पॉसिबल है जब एसेट्स क्या हो जाए, सेम लॉस। लॉस कब पॉसिबल होगा, मेरा 10 लाख रुपए का एक मशीनरी है, अब उसकी जब वैल्यूएशन करा हमने मार्केट में पता किया तो वो 8 लाख का निकला, तो अब 2 लाख का क्या हो गया। यानी कब हमारा लॉस हो सकता है, जब एसेट्स क्या हो जाए, जब एसेट्स हो जाए, जब एसेट्स हो जाए डिक्रीज। अब आप बताना, एसेट्स तो वैसे डेबिट होता है सबको पता है, लेकिन आपने 11वीं क्लास में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ा था कि अगर एसेट्स डेबिट हो रहा हो, यानी एसेट्स अगर जैसे कि, या फिर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं कि आपने पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट करना चाहिए और लॉस होगा तो क्या करना चाहिए,
तो जब कभी भी हम कहीं भी अकाउंट्स में दिखाएंगे इसको, तो अकाउंट्स में दिखाते टाइम पे हमें इसको क्या करना होगा, क्रेडिट, और इसको क्या करना होगा, डेबिट। दूसरा एस्पेक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि लायबिलिटी को लेके, तो लायबिलिटी के अंदर भी दो हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं, यानी दो हैपनिंग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है भैया लायबिलिटी में? एक पॉसिबिलिटी है क्या हो जाए, प्रॉफिट। पॉसिबिलिटी है क्या हो जाए, प्रॉफिट। लेकिन ये भी तो बताओगे ना आप कि कब पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट होने का, कब प्रॉफिट हो सकता है, लायबिलिटी। कब हमें लायबिलिटी की वजह से फायदा होगा? लायबिलिटी की वजह से हमें तब फायदा होता है जब हमें देने तो है, हमारा कर्जा तो है, लेकिन मुझे कम देना पड़ जाए। मुझे कितना क्या देना पड़ जाए, कम। तो एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। यहां पे देखना, यहां पे है एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज में क्या होता है, लॉस। लेकिन लायबिलिटी में डिक्रीज का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि उल्टा ही है दोनों एक तरीके से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लॉस की, तो लॉस कब होगा, जब हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब एसेट्स का वैल्यू, सॉरी लायबिलिटी, मैं बार बार एसेट्स बोल रहा हूं, लायबिलिटी। क्या हो जाए, इंक्रीज। अब बताओ जब प्रॉफिट होगा तो अगेन हमें क्या करना होगा, और लॉस को, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड प्रॉफिट एंड गेन एंड क्रेडिट होता। अब इसी को हमें एक अकाउंट्स के अंदर डेटा को फुलफिल करना है, और जो अकाउंट के अंदर डेटा को फुलफिल करेंगे उस अकाउंट का एक नाम दिया जाएगा। नाम क्या दिया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या डाल रहे हैं, या तो प्रॉफिट डाल रहे हैं या फिर लॉस डाल रहे हैं। किससे प्रॉफिट किससे लॉस, एसेट से या तो प्रॉफिट या एसेट से लॉस, लायबिलिटी से प्रॉफिट या लायबिलिटी से। तो इसलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है एक अकाउंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका नाम क्या पड़ गया एक और, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर बेसिकली होने क्या वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट ही तो होने वाला है। समझ में आई बात आपको? तो इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, बेसिकली कैसे रहेगा, देखते हैं सिंपल तरीके से। अकाउंट्स तो देखो बेसिकली आप जितने भी अकाउंट्स कर रहे हो, बनाने का फॉर्मेट तो टी शेप ही रहता है। अब ये साइड हमारा है और ये साइड है हमारा। डेबिट साइड में दो चीजें आएंगी, और डेबिट साइड में एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो लॉस आएगा। डेबिट साइड में क्या आएगा, अगर मैं डेबिट साइड में मान लो, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूं एसेट्स, तो एसेट्स तभी आएगा डेबिट साइड में जब उस एसेट्स की वजह से क्या आ रहा हो, लॉस। जैसे मेरा बिल्डिंग 5 से 4 हो गया तो डेबिट में लिखेंगे, मशीनरी 3 लाख से 1.5 लाख हो गया या 3 लाख से 1 लाख हो गया तो हम कहां लिखेंगे, डेबिट में, जब उससे क्या आ रहा हो हमारा। तो कब ऐसा पॉसिबल है, जब हमारा एसेट्स क्या होगा, डाउन यानी डिक्रीज हो जाए, तभी तो हो सकता है एसेट्स क्या हो जाए हमारा, डिक्रीज। सेम मैं डेबिट साइड में लायबिलिटी को भी शो कर सकता हूं। कब करूंगा मैं लायबिलिटी को शो, जब क्या हो जाए वो, सोचो लायबिलिटी से लॉस कब हो सकता है, जब वो क्या हो जाए, जब बढ़ जाए हमारा। ठीक है, तो जब लायबिलिटी क्या हो जाए हमारा, और प्रॉफिट या फायदे की बात करूं तो एसेट से कब फायदा हो सकता है, जब एसेट्स क्या हो जाए, इंक्रीज। एरो ऊपर बनाने का मतलब है मेरा बढ़ना और नीचे बनाने का मतलब घटना। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी कब फायदे में पहुंचाएगा हमें, जब वो क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, यानी डिक्रीज हो रहा हो। समझ रहे हो बात को? अब इस फायदे और नुकसान को अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं तो क्या ये नया पार्टनर इसको बियर करने को तैयार होगा? ये फायदा और नुकसान कब का है, इस पार्टनर से आने से पहले का होगा या आने के बाद का होगा?
पहले का होगा, क्योंकि वैल्यूएशन पहले के एसेट्स की जा रही है। तो इससे जो भी फायदा नुकसान होगा उस सारे फायदे नुकसान का हकदार कौन होगा? ये दोनों एक्स वाई, यानी पुराने वाला पार्टनर। तो पुराने वाला पार्टनर, ये जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा यहां से, हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो यहां से हमारा जो भी प्रॉफिट लॉस आता है, तो अगर हमारा ये सारा लिखने के बाद इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो इस साइड में हमारा 2 आएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाएगा किस में? मान लेते हैं एक्स और वाई में। किस रेशो में जाएगा भैया? ये ओल्ड रेशो में जाएगा, क्योंकि कौन लेगा? पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर किस में लेंगे? ओल्ड रेशो में। सेम अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो क्या आएगा हमारा? लॉस, और लॉस भी एक्स और वाई में ही बटेगा, और किस रेशो में बटेगा? OR का मतलब है ओल्ड रेशो। ठीक है, आप पूरा लिख लेना, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है क्या ये इसमें से या इसमें से कोई एक। तो OR मतलब ओल्ड रेशो, समझ रहे हो बात? हमें हमारा इस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बात करूं तो इसका नेचर अगर पूछूं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो क्या हो सकता है? क्योंकि फायदे और नुकसान से रिलेटेड है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर बताओ, तो रीवैल्यूएशन में फायदा नुकसान जा रहा है, और फायदा नुकसान नॉमिनल ही बात करता है, नॉमिनल ही बोलता है सारे फायदे को क्रेडिट करो, सारे नुकसान को क्या करो। तो इसका अगर नेचर में बोलूं तो नेचर आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट, नेचर आएगा इसका नॉमिनल अकाउंट। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसके अंदर एसेट्स घट रहा है या बढ़ रहा है हमें कैसे पता चलेगा? ये थ्रू पता चलेगा एडजस्टमेंट। मतलब क्वेश्चन कैसा होगा? सवाल ऐसा हो सकता है आपके पास, मान लो एक बैलेंस शीट दे दिया और आपको एक बिल्डिंग दे दिया 2 लाख का, और ये क्या देगा आपको? इस बैलेंस शीट देगा, और कौन सी वाली बैलेंस शीट है? ओल्ड वाली। और इसी बैलेंस शीट के नीचे कुछ बातें लिख देगा। मैंने कहा बिल्डिंग डेप्रिशिएट बाय 20%। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग को डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा कितने परसेंट से? 20%। और 20% कितना अमाउंट होगा? कितने होंगे? अब वो 40,000 कहां दिखाना होगा मुझे? मेरे पास ये अकाउंट है, तो अब आपको दिमाग लगाना है वो 40,000 कहां दिखाएं? डेबिट में दिखाएंगे या क्रेडिट में दिखाएंगे? डेबिट में, क्योंकि इस साइड में सारा का सारा आता है, और डेप्रिसिएशन लगने की वजह से मेरे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम। और कम का मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ रहे हो आप? कम का मतलब क्या है? लॉस। सेम अगर मैं यहां पे बोलता कि मेरे पास एक डेप्रिसिएशन मतलब कम होना होता है, और इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड होता है एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ाना, ठीक है ना? अगर मैं एप्रिसिएशन बोलता तो इसका मतलब होता फायदा। तो ये जो छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे कि हमने पहले 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में सारे के सारे एडजस्टमेंट देख लेते थे, फिर हम क्वेश्चन करते थे तो दिक्कत नहीं आती थी। ऐसे इस चैप्टर के अंदर भी आपको कितने टाइप से एडजस्टमेंट के लैंग्वेज हो सकते हैं आपको तो पता चल गया कि फायदा होगा तो मैं क्रेडिट में लिख दूंगा, और नुकसान हुआ तो डेबिट में, पता चल गया। लेकिन इसके लैंग्वेज कैसे है और उस लैंग्वेज से कैसे पता चले कि ये फायदा है या नुकसान, वो देखने वाली बात है। तो एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, एक छोटा सा आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। या थोड़ा और भी क्वेश्चन देखें। चलो इसी को देखते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल है बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये बनाया मैंने एक रीवैल्यूएशन। कहता है द वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट एक्सेस बाय 13.333 होगा, सॉरी 33.333% होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ
या इसको मैं बोल सकता हूं 33.33%, ये होता है इसका मतलब। अभी मैं बताऊंगा भी कैसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शो इन द बैलेंस शीट। ये बोल रहा है कि जो आप नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर मशीनरी कितना लिखें, वैल्यू माइनस प्लस करके। समझना बात को, यहां पे रिवैल्यूएशन नहीं पूछा, क्या पूछा है, नई बैलेंस शीट में। लेकिन नई बैलेंस शीट में आप वैल्यू तभी लिख सकते हो जब उसकी वैल्यूएशन में क्या चेंजेस है पता चले। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पहले पुरानी बैलेंस शीट गिवन है, कितनी गिवन है, मशीनरी इज 2 लाख। अब क्या कहता है, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट एक्सेस बाय, मतलब भाई जो ये मशीनरी 2 लाख का है ना, ये ज्यादा है। एक्सेस का मतलब ज्यादा शो कर रखा है, मतलब आपने 2 लाख की जो मशीनरी दिखा रखी है बैलेंस शीट में, सही मायने में वो आपने बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, बढ़ा के दिखा रखा है। लेकिन यहां पे रियल वैल्यू दिखाना होगा तो कम करके दिखाना होगा हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा करके दिखाइए, इसका मतलब है जो पहले मशीनरी है वो बढ़ा के दिखा रखा है। कितना बढ़ा के दिखा रखा है आपने, 33.333%। कैसे निकालते हैं, जैसे आपने फैक्टर सॉल्व किया होगा, अगर इनटू करें तो कितना हो जाएगा, 99 100 डिवाइडेड बाय, और 1% का डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लगाते नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 1/3 आ गया। और 1/3 को फिर आप सॉल्व करने जाओगे अगर आप, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 33.333%। समझ में आ रही बात आपको। और ये 3 कब तक जाएगा, एकदम एंड तक। आप जितने मर्जी इंफिनिटी तक निकालते रहो, ये 3 ही जाएगा। अब बात कर रहा है भैया, ये 2 लाख रुपए जो है ऑलरेडी इसके अंदर 33.33% ज्यादा इंक्लूडेड है। इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं तो इसकी वैल्यू है 133 मैंने लगा दिया 2-4 और आगे इसमें 333, इसकी वैल्यू इतने बराबर है। मैं ज्यादा का मतलब 100% आप लोगे, बेस कितना ले रहे हैं हम, तो ज्यादा कितना है 33, और हमें चाहिए कितने परसेंट वैल्यू, 100%। एक्चुअल क्या है, हमें कितने परसेंट चाहिए वैल्यू, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय, आपको लास्ट तक सॉल्व करना होगा, इनटू में 100, तो मेरा 1.5 लाख रुपए वैल्यू निकल के आया। तो मुझे यहां पे मशीनरी की वैल्यू कितने दिखानी होगी, कितने दिखानी होगी, 1.5 लाख। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 2 लाख से कितना हो गया, 1.5 लाख, तो 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। अगर एग्जामिनर हमें बोलता कि भैया आप क्या बना के दिखाओ, रीवैल्यूएशन, तो मैं यहां पे लॉस दिखा देता मशीनरी के नाम से, और यहां लॉस कितना दिखा था, 50,000। अब सवाल ये आता है, सर ये हमने, कुछ बच्चों ने सोचा कुछ और निकला कुछ और, ये कैसे। यही एडजस्टमेंट जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो मुझे एक बार बताने पड़ेंगे, जो कि 15-20 लैंग्वेजेस होते हैं जो कि एग्जामिनर बार बार यूज करते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, मशीनरी अप्रिशिएट, डेप्रिशिएट टू, डेप्रिशिएट बाय, तो कुछ ऐसे नए नए वर्ड हैं जो पता चलेंगे। तो पहले वो सारे वर्ड को जब हम क्लियरिफाई कर लेंगे, तब जाके आपको जब आप एडजस्टमेंट करने बैठोगे या कोई भी क्वेश्चन करने बैठोगे रिवैल्यूएशन का, तो आपने वो कर रखा होगा। समझ रहे हो बात। तो अभी हम इस, हाँ जी, 100 कैसे आए, क्योंकि हमें चाहिए रियल वैल्यू। रियल वैल्यू 100 ही होता है हमेशा, मतलब रियल वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, वो ऑलवेज इज 100, क्योंकि आप 100 तो डिवाइड परसेंटेज के लिए है, 100 तो पहले से था ये, ठीक है, और ये 33। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक्स करके कर सकते हो, इसके अंदर एक्स लेट वैल्यू। मैं चीजें को बताऊंगा, ये नहीं है कि मैंने आज इसको बता दिया तो ये फाइनल है। मैंने आपको एक हिंट दिया कि ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसके लिए हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा, सारे के सारे एडजस्टमेंट। कुछ तो आसान होंगे, देखो जैसे कि कुछ तो आप देखते ही बता दोगे ये तो ये होगा। कहा जैसे कि फर्नीचर का बुक वैल्यू यानी 50 का था, उसको रिड्यूस बाय 40%, ये तो साफ साफ पता चल रहा है, उसको 40% से कम कर देंगे। ऐसे यहां पे अगर देखा जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, साफ पता चल रहा है डेटर के ऊपर हमें कितना लगाना है,
5%। तो कुछ चीजें तो ऐसे हैं जो कि आपको पता चलेगा, लेकिन कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हमें पूरा ही सीखना होगा। तो पहले आप फटाफट से ऐसा करिए, पहले जो मैंने फॉर्मेट वगैरह करा है ये पहले इसको नोट करिए आप, फिर हम आगे देखेंगे। पहले इसको नोटिंग करिए।